अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। तो दोस्तों आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने गुफ्तगू करनी है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर और स्पीड ऑफ साउंड पर। जब दोस्तों हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की तो हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कब, कैसे और क्यों होती है। उसके बाद एक रिफ्लेक्टिंग सतह और साउंड पैदा करने वाले जिस्म के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा तो हमको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी एको सुनाई देगी। ये भी हम लोग जानेंगे जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को। उसके बाद दोस्तों हमने बात करनी है स्पीड ऑफ साउंड की। जब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे तो हम लोग देखें कि मुख्तलिफ मीडियम में साउंड की जो स्पीड है वो मुख्तलिफ क्यों होती है। उसके बाद दोस्तों हमने बात करनी है कि हवा में साउंड की स्पीड जो है वो कितनी होती है और हवा में साउंड की स्पीड जो है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। उसके बाद दोस्तों हमने एक प्रॉब्लम हल करनी है जिसका ताल्लुक स्पीड ऑफ साउंड से होगा। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे और वो वीडियो आप लोगों को उसी वक्त मिलेगी जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। दोस्तों जब हम क्लैप्स करते हैं या ऊंची आवाज निकालते हैं तो ये क्लैप्स या फिर ऊंची साउंड जो है किसी रिफ्लेक्टिंग सतह से टकराने के बाद हमको थोड़ी देर के बाद दोबारा सुनाई देती है। और ये जो आवाज हमको दोबारा सुनाई देती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सतह से टकराने के बाद उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर एको। तो दोस्तों जो रिफ्लेक्टिंग सतह होती है वो कोई टॉल बिल्डिंग हो सकती है या फिर माउंटेन भी हो सकती है। इसको दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए ये जो है एक स्टूडेंट है जो कि अपने दोनों हाथों से तालियां बजा रहा है और यहाँ पे ये टॉल बिल्डिंग है, इसके सामने खड़े होके ये तालियां बजाता है। तो जैसे ही ये स्टूडेंट ताली बजाता है तो साउंड पैदा होती है और साउंड वेव्स जो हैं वो सफ़र करती हुई पहुंचती हैं इस टॉल बिल्डिंग की तरफ। और जब इस टॉल बिल्डिंग से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये साउंड वेव्स जो है वापस लौट आती हैं और उस स्टूडेंट्स को दोबारा अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। तो लिहाजा जो दोबारा साउंड सुनाई देती है उसको कहते हैं एको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और नोट करता है कि जो उसको दोबारा साउंड सुनाई देती है वो पहली सुनाई देने वाली साउंड से मुख्तलिफ होती है। ऐसा क्यों होता है? देखें दोस्तों, जब साउंड वेव्स इस टॉल बिल्डिंग के पास पहुंचती है तो साउंड वेव्स के अंदर होती है एनर्जी, और जब वो इस टॉल बिल्डिंग से यानी रिफ्लेक्टिंग सतह से टकराती है तो अपनी कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पर इस टॉल बिल्डिंग में सर्फ कर देती है, जिसकी वजह से जो दोबारा सुनने वाली साउंड होती है उसकी पहली साउंड से जो फर्क है वो बिल्कुल वाज़ह तौर पर सुनाई देता है। यानी जिस तरह से मान लीजिए आपने किसी बुलंद बिल्डिंग के सामने खड़ा होके बोला हेलो, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो होगी हेलो। अब ये पहली यानी जो आप लोगों ने हेलो बोला उसमें और जो बाद में साउंड सुनाई दी हेलो, दोनों में डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो है इस वजह से है क्योंकि साउंड की कुछ एनर्जी जो है रिफ्लेक्टिंग सतह से टकराते वक्त वहां पे जज़ब हो चुकी थी। अब दोस्तों रिफ्लेक्शन को एक और एंगल से डिफाइन करते हैं कि व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, यानी जब साउंड किसी मीडियम की सरफेस पर पड़ती है इट बोन्स बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एको आर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी जब साउंड किसी मीडियम की सतह पर पड़ती है तो वापस उसी मीडियम में लौट आती है और इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर एको। तो दोस्तों इस बात को हम लोग एक एक्टिविटी से समझते हैं। यानी यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कुछ ऑपरेटर्स है और इस ऑपरेटर्स में ये एक वॉल है यानी दीवार है, और उसके बाद दोस्तों ये जो है यहाँ पे टेबल रखा हुआ है
और इस टेबल पे हमने 2 पाइप्स लेने हैं और उन पाइप्स को इस तरह से तरतीब देना है कि उन दोनों पाइप के जो एक एक सिरा है वो दीवार की तरफ होना चाहिए, और एक पाइप के दूसरा सिरा यानी एक सिरा तो दीवार की तरफ होगा, तो दूसरे सिरे के सामने हम लोग क्लॉक रख देंगे, और बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पाइप के एक सिरा तो दीवार की तरफ होगा और दूसरे सिरे के करीब हम लोग अपना कान लेकर जाएंगे, यानी इस सिरे के करीब हम लोग ऐसे अपना कान करेंगे। तो जब क्लॉक की आवाज पैदा होगी तो क्लॉक से पैदा होने वाली ये आवाज जो है वो दोस्तों इस पाइप में दाखिल होगी, और इस पाइप में दाखिल होने के बाद वो दीवार की सतह से टकराएगी, और दीवार की सतह से टकराने के बाद जो साउंड वेव्स वापस रिफ्लेक्ट होनी है वो दोस्तों इस पाइप से दाखिल होंगी, और दाखिल होने के बाद हमको क्लॉक की आवाज सुनाई देगी। तो हम लोग दोस्तों क्लॉक की आवाज को साफ सुनने के लिए इन जो पाइप्स है इनको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, और उस जगह पर जहां पर हमको क्लॉक की बिल्कुल साफ और वाज़ेह आवाज सुनाई देगी वहां पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को लाइन लगा के मेजर करेंगे, और हम लोग ये बात नोट करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल इक्वल होगा। अब दोस्तों अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कॉन्सेप्ट अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप लोगों के पास एक टेनिस की बॉल है और आप लोग टेनिस की बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं, तो दोस्तों जैसे ही टेनिस की बॉल दीवार से टकराती है तो वो टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में यानी आपकी तरफ मुड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से साउंड के साथ होता है कि जैसे ही साउंड किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है तो वो सफ़र करती हुई किसी रिफ्लेक्टिंग सतह से टकराने के बाद वापस मुड़ती है। अब दोस्तों आप लोग ये बात कहेंगे कि सर आप लोग बोल रहे हैं आपकी साउंड पैदा हो रही है और सामने दीवार है और उससे टकराने के बाद हमको गूंज या फिर एको दोबारा सुनाई क्यों नहीं देती। तो ये दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन कंडीशंस की जिनका ताल्लुक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स अगर वो कंडीशन पूरी होती हैं तो हमको सुनाई देती है। और यहाँ से आप लोगों को अपने उस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा कि सर अभी क्लासरूम में बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सामने दीवार है, लेकिन टकराने के बाद सर की जो साउंड है वो दोबारा हमको ऐसे क्यों नहीं सुनाई देती जैसे हम लोग एक बुलंद बिल्डिंग के सामने खड़े होकर आवाज़ निकालते हैं या फिर एक पहाड़ के सामने खड़े होकर आवाज़ निकालते हैं तो हमको वो सुनाई देती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस टॉपिक में मिलने वाला है कि एको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के पैदा होने के लिए दोस्तों कुछ कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट कंडीशन ये है कि साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सतह है उसके पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स, यानी साउंड वेव्स की वेवलेंथ से जिस सतह के साथ साउंड ने टकराने के बाद वापस मुड़ना है उस सतह के पार्टिकल से वेवलेंथ का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात ये है दोस्तों, दूसरी कंडीशन ये है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। जो इंटेंसिटी होती है साउंड की वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो टकराने के बाद वापस आप तक पहुंच सके। ये जो थर्ड कंडीशन है दोस्त ये बहुत जरूरी है एको के पैदा होने के लिए, यानी एको हमको उसी वक्त सुनाई देती है। तो पहले दोस्तों हम लोग इस कंडीशन को पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन की जिसका एको के लिए पूरा होना बहुत जरूरी है, यानी अगर ये शर्त पूरी होती है तो हमको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनाई देती है। हमारे दिमाग को जो भी हम लोग साउंड सुनते हैं उसका एहसास 0.1 सेकंड तक रहता है, यानी जो भी हमने साउंड सुनी है उसका एहसास हमारे दिमाग को रहेगा 0.1 सेकंड तक। उसके बाद दोस्तों द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकंड, यानी अगर तो हमारी साउंड और रिफ्लेक्टिंग सतह से आने वाली साउंड के दरमियान जो टाइम इंटरवल का फर्क है वो होगा 0.1 तो हम लोगों को एको सुनाई देगी। अब अगर सर क्लासरूम में बोल रहे हैं
तो सामने दीवार है, क्योंकि जो भी सर बोलते हैं उसका आपके और सर के कानों में एहसास 0.1 सेकंड तक रहता है, और सर की साउंड जैसे ही दीवार से टकरा कर वापस पलटती है तो वो 0.1 सेकंड से पहले ही आप तक या सर के कानों तक पहुंच जाती है। इसलिए हमको सर की साउंड से पैदा होने वाली एको जो है उसका एहसास हमारे कानों में नहीं होता। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों इस बात का तो हमको इल्म हो चुका है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए टाइम इंटरवल जो है आवर साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड के दरमियान 0.1 सेकंड एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जान लेते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सतह से साउंड पैदा करने वाले ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा कि हमको एको सुनाई दे। अब दोस्तों ये मुख्तलिफ मीडियम के लिए मुख्तलिफ होता है। हम लोग बात करने वाले हैं हवा की। अब दोस्तों मान लीजिए 25 सेल्सियस पर हवा में साउंड की स्पीड जो है वो 340 मीटर फी सेकंड होती है। तो अब हवा मीडियम के लिए ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सतह से कितना दूर होगा कि हमको जो है वो एको सुनाई दे, ये जान लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये एक पहाड़ है, ये वाला ये एक पहाड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, और ये स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पे क्लैपिंग करता है तो साउंड वेव्स जो है इस पहाड़ की तरफ जाती हैं और इससे टकराने के बाद वापस आती हैं, यानी एको हमको सुनाई देती है। और साउंड एटलीस्ट 0.1 सेकंड या इससे ज्यादा वक्त में जो वापस आएगी वो हमको सुनाई देगी। तो अब दोस्तों इस फार्मूले का हमको इल्म है कि डिस्टेंस देखें दोस्तों, दो कवर किए हैं साउंड वेव्स ने, एक तो डी जो है जाने में और दूसरा डी वापस आने में। दोनों डी ऐड होंगे तो 2 टाइम डिस्टेंस हो जाएगा, यानी डिस्टेंस हमें पता है इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ज़रब टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस देखें 2d है, और स्पीड जो है वो दोस्तों यहाँ पे है हवा में स्पीड जो है साउंड की वो गिवन है 340 मीटर फी सेकंड। उसके बाद टाइम जो है 0.1 सेकंड। अब 340 को 0.1 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 34। 2 टाइम d इज इक्वल टू 34। और जब दोस्तों ये 2 जो है दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो d इज इक्वल टू 34/2। ये इसके साथ कैंसिल, तो दोस्तों यहाँ पे 70 मीटर, यानी जब हम लोग हवा मीडियम हो तो रिफ्लेक्टिंग सतह से 17 मीटर की दूरी पर खड़े होकर साउंड निकालेंगे तो वो साउंड रिफ्लेक्टिंग सतह से टकराने के बाद हमारे कान तक पहुंचने में 0.1 सेकंड से ज्यादा या 0.1 सेकंड जो है वो टाइम लेगी, जिसकी वजह से हमको एको सुनाई देगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। द नेचर ऑफ द मीडियम विल इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, यानी जो नेचर ऑफ मीडियम होती है वो साउंड की स्पीड को इफेक्ट करती है। अब दोस्तों जो मीडियम है वो गैसेज हो सकती हैं, जिस तरह से हवा गैसेज का मिक्सचर है, तो हवा जो है वो मीडियम हो सकता है जिसमें साउंड जो है ट्रेवल करके रिफ्लेक्टिंग सतह के पास पहुंचती है और टकराने के बाद वापस फिर हवा में आती है। या फिर मीडियम दोस्तों हो सकता है पानी, यानी वाटर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है मीडियम, या फिर दोस्तों मीडियम हो सकता है सॉलिड, यानी कोई एल्युमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो इन मीडियम्स की नेचर मुख्तलिफ होने की वजह से इन मीडियम्स के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। इस बात को दोस्त हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ मैन हैं, कुछ पीपल्स हैं, और इन्होंने एक पार्सल को मूव करना है। तो ये मैन जो है कुछ कदम चलने के बाद ये जो इसके हाथ में पार्सल है इसको दे देता है, और ये कुछ कदम चलने के बाद इसको पकड़ा देता है और पार्सल यहाँ तक पहुँच जाता है। बिल्कुल इसी तरह अब देखें मैन्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हो गया है, तो हर मैन को पार्सल को दूसरे मैन तक शिफ्ट करने के लिए कम कदम चलना पड़ते हैं, जिसकी वजह से टाइम जो है पार्सल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में
कम लगता है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे मैन्स की तादाद और ज्यादा हो गई है। इस बंदे ने पार्सल को उठाया, उठाने के बाद फौरन इस हाथ में पकड़ के दूसरे को पकड़ा दिया, और इसने यहाँ से पकड़ के इसको पकड़ा दिया, इसने इसको पकड़ा दिया, इसको, इसने इसको, इसने इसको। अब देखिए दोस्तों, पार्सल जो है तीसरी सिचुएशन में बहुत जल्द यहाँ से यानी इस साइड से इस साइड तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से होता है मुख्तलिफ मीडियम्स में। अब मुख्तलिफ मीडियम्स अगर गैसेज हैं यानी हवा है, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो साउंड की स्पीड होती है वो मुख्तलिफ होती है, क्योंकि साउंड वेव्स के अंदर एनर्जी होती है, और जब साउंड किसी मीडियम में पैदा होती है तो उसके ज़र्रात वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। जब मीडियम के ज़र्रात वाइब्रेटरी मोशन करते हैं तो वो अपने से करीब वाले ज़र्रे को एनर्जी जो है साउंड एनर्जी मुंतकिल करते हैं, और लिहाजा यहाँ पे देखें ये जो गैस मटेरियल होता है इसके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो साउंड है वो गैसेज में स्लो ट्रांसफ़र होती है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे लिक्विड की, लिक्विड में पार्टिकल्स ज़्यादा करीब करीब होने की वजह से साउंड जो स्पीड है वो गैसेस की निस्बत 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यानी मान लीजिए गैस में अगर साउंड की स्पीड जो है V0 है, और तो फिर माया के अंदर 5 टाइम V0 होगी। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, अगर हमारे पास साउंड को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम है यहाँ पे ठोस, तो ठोस के पार्टिकल और ज्यादा करीब करीब होते हैं, तो लिहाजा साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत कम समय लग। अगर दोस्तों हमारे पास मीडियम हो सॉलिड, तो साउंड की और ज्यादा स्पीड हो जाती है। इसकी वजह यह है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब होते हैं, ठोस मीडियम में पैदा होती है, तो ठोस मीडियम के ज़र्रात भी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, और वो करीब करीब होने की वजह से आसानी से अपने से करीब वाले जर्रे को एनर्जी यानी साउंड एनर्जी मुंतकिल कर देते हैं। इसलिए दोस्तों जो ठोस मटेरियल्स होते हैं उनमें साउंड एनर्जी जो है वो गैसेस की निस्बत 15 गुना ज्यादा बढ़ जाती। आई होप दोस्तों आप लोग ये बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि गैसेस में साउंड की स्पीड जो है वो स्लो क्यों होती है, जबकि मायात और ठोस में साउंड की जो स्पीड है वो ज्यादा क्यों होती है। हवा, तो हवा के अंदर साउंड जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तब्दील होने से साउंड की हवा में स्पीड भी तब्दील होती रहती है। उसके बाद दोस्तों टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है यानी ज्यादा होता है या कम होता है तो उसी लिहाज से एयर के अंदर जो साउंड है उसकी स्पीड पर भी फर्क पड़ता है, तो लिहाजा साउंड की स्पीड पर टेम्परेचर भी असर अंदाज होता है। नंबर 3 ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। अगर ह्यूमिडिटी है, नमी है, तो वो भी साउंड की स्पीड पर असर अंदाज होती है एयर में, और बिल्कुल इसी तरह से अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वो भी इफेक्ट करती है। यानी ये वो फैक्टर हैं जो कि साउंड की स्पीड पर असर अंदाज होते हैं हवा में। अब दोस्तों हम लोग फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि मान लीजिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सतह है और मीडियम है यहाँ पे वाटर, और यहाँ पे ये मीडियम है वाटर, और आपने साउंड पैदा की है और ये साउंड वेव यहाँ पे गई है और टकराने के बाद वापस हमको एको सुनाई दी है, और 0.1 सेकंड जो है वो एको को सुनाई देने के लिए वक्त है। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखें 2D जो डिस्टेंस है वो साउंड जो है कवर करेगी। उसके बाद अब वाटर में साउंड की स्पीड का हमको इल्म होना चाहिए, वो है 1440 मीटर फी सेकंड। तो हम लोग आसानी से यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा रिफ्लेक्टिंग सतह और ऑब्जेक्ट के दरमियान, ताकि हमको एको सुनाई दे। तो यहाँ पे दोस्तों हवा वाले केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड जो है वो वेव्स की यहाँ पे क्या है ज़्यादा है। तो दोस्तों अब वही फार्मूला 2D = V ज़रब T। अब दोस्तों यहाँ पे देखें हमारे पास 2D, D हमने मालूम करना है, V है 1440, और जो यहाँ पे टाइम है दोस्तों वो 0.1 सेकंड है एको के लिए। अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो 1140
144 आ जाएगा दोस्तों, 144 आ जाएगा। और ये 2 जो है दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा तो यहाँ पे 2 होगा और ये 72 मीटर की दूरी में पर अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होके साउंड निकालता है वाटर में तो वो उस सतह से टकराने के बाद वापस एकोस को सुनाई देगी। और जबकि हवा वाले केस में अगर 17 मीटर की दूरी पर होगा तो आवाज सुनाई देगी, यानी एको सुनाई देगी। अब दोस्तों यहाँ पे मटेरियल की नेचर मुख्तलिफ होने की वजह से, क्योंकि स्पीड जो है वो तब्दील हो जाती है, वो कम या ज्यादा हो जाती है, इसलिए जो रिफ्लेक्टिंग सतह है और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस जो है ताकि एको हमको वाज़ह तौर पर सुनाई दे वो चेंज होता रहता है। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम को हल करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे एक बोट है और यहाँ से एक साउंड जो है समंदर में भेजी गई है और प्रॉब्लम में कहता है कि समंदर की सतह से टकराने के बाद वापस सुनाई देती है हमें, और वापस सुनाई देती है 1.5 सेकंड के बाद, यानी t इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। उसके बाद दोस्तों कहता है कि अगर इस वाटर में, समंदर के वाटर में जो वेव्स की स्पीड है वो गिवन है और वो है दोस्त यहाँ पे 1500 मीटर फी सेकंड। तो कहता है फाइंड द डेप्थ, यानी डी हमने फाइंड करनी है, डेप्थ समंदर की फाइंड करनी है। अब देखें दोस्तों यहाँ पे यानी वेव्स को 2 फासले कवर करने पड़ेंगे, एक तो बोट से डेप्थ तक यानी गहराई तक पहुंचने में और दूसरा जो है गहराई से वापस आने में। तो लिहाजा डी जो है डिस्टेंस जो है वो इज इक्वल टू होगा 2 टाइम डी इज इक्वल टू वी ज़रब टी। अब दोस्तों यहाँ पे ये 2d तो हमने फाइंड करना है, लेकिन v देखें यहाँ पे 1500 है और t 1.5 है। अब d जो है ये ऐसे ही रहेगा और 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1500 ज़रब 1.5 ओवर 2। ये इसके साथ दोस्तों यहाँ पे होगा कैंसल, और कैंसल करने के बाद आ जाएगा दोस्त यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा दोस्त यहाँ पे 5 और ये 0। अब 750 को 1.5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 मीटर, यानी उस समंदर की गहराई 1125 मीटर होगी। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने भाई को दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। बाय।